और तुम उस पर सॉफ्टवेयर चढ़ाने की सारी कोशिशें कर चुकी हो, मतलब हर टूल फेल हो चुका है। अब बताओ, जब सॉफ्टवेयर के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो अगला कदम क्या होता है? असली गड़बड़ है कहाँ? बस यहीं से असली कारीगरी शुरू होती है। जब सॉफ्टवेयर जवाब दे दे तो समझ लो कि गड़बड़ अब हार्डवेयर के लेवल पर है, और वो भी सीधे फोन की याददाश्त के अंदर। सही। ये वो काम है जहाँ भीड़ छट जाती है और असली टेक्नीशियन की पहचान होती है। बिल्कुल। तो आज की अपनी बातचीत इसी पर है, फोन की स्टोरेज के अंदर छिपे हुए उस नक्शे पर, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं GPT, यानी GUID पार्टीशन टेबल। और ये भी देखेंगे कि जब ये नक्शा ही फट जाए तो EasyJTAG Plus जैसा औजार इस बिगड़े हुए फोन में जान कैसे डालता है। सही पकड़ा। आज की ये पूरी बातचीत समझो दो पुराने उस्तादों के बीच हो रही है, जो अपना तजुर्बा नए लड़कों के साथ बांट रहे हैं कि डेड फोन को वापस जिंदा कैसे करना है। चलो फिर अनपैकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझाओ, ये GPT आखिर भला क्या है, एकदम सीधी सादी अपनी वर्कशॉप वाली भाषा में। देखो, GPT को ऐसे समझो जैसे ये फोन की मेमोरी का, मतलब उसकी जो eMMC या UFS चिप होती है, हाँ, फोन की मेन स्टोरेज या हार्ड डिस्क कह लो, उसका एक नक्शा है। नक्शा? हाँ, जैसे किसी शहर के नक्शे पर साफ साफ बताया होता है कि स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल किधर है और बाजार कौन सी गली में है, ठीक वैसे ही। अच्छा। ठीक वैसे ही ये GPT फोन के प्रोसेसर को बताता है कि सिस्टम की फाइलें कहाँ रखी हैं, बूट की फाइलें कहाँ हैं, और जो ग्राहक का सारा डेटा है, यूजर डेटा, वो कहाँ पर सेव है। हर चीज का पता इसी नक्शे पर लिखा होता है। मतलब ये एक तरह का इंडेक्स है, एक पता बताने वाली पर्ची। इसके बिना प्रोसेसर अंधा है, उसे कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढनी है। बिल्कुल। अब सोचो, अगर ये नक्शा ही फट जाए, या इस पर स्याही फैल जाए, या ये गुम हो जाए, मतलब टेक्निकल भाषा में कहें तो GPT करप्ट हो जाए, तो क्या होगा? कुछ नहीं, फोन को पता ही नहीं चलेगा कि शुरू कहाँ से होना है। एग्जैक्टली। प्रोसेसर को पता ही नहीं चलेगा कि उसे चालू होने के लिए पहली फाइल उठानी कहाँ से है। इसी वजह से फोन एकदम मुर्दा पड़ जाता है, न ऑन होता है, न चार्जिंग दिखाता है। और ये करप्ट होता क्यों है? मतलब अपने आप तो नक्शा नहीं फट जाता होगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर ये तब होता है जब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट बीच में ही रुक जाए। अच्छा। मान लो अपडेट हो रहा था और लाइट चली गई, या किसी ने केबल खींच दी, या फिर फोन चार्जिंग के दौरान अचानक बंद हो गया। उस वक्त मेमोरी चिप पर लिखने का काम अधूरा रह जाता है और नक्शा आधा अधूरा या गड़बड़ बन जाता है। कभी कभी चिप पुरानी होने से भी होता होगा। हाँ, कभी कभी मेमोरी चिप पुरानी होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और इसीलिए उस पर फ्लैशिंग भी फेल हो जाती है, क्योंकि फ्लैश टूल को भी तो फाइलें डालने के लिए वही नक्शा चाहिए। जब नक्शा ही नहीं तो वो फाइलों को रखेगा कहाँ? एकदम सही। फ्लैश टूल बार बार पार्टीशन नॉट फाउंड या स्टोरेज एरर देगा, क्योंकि इसे स्टोरेज का कोई पार्टीशन मिलता ही नहीं है। वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब जब सॉफ्टवेयर वाले सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब समझो कि अब मदरबोर्ड पर काम करने का वक्त आ गया है। हाँ। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है EasyJTAG बॉक्स की, है ना? हाँ, अब खेल हार्डवेयर का है। जब फोन कंप्यूटर से बात ही नहीं कर रहा, तो हमें सीधे उसकी मेमोरी चिप से बात करनी पड़ती है। डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट। इसके लिए सबसे पहला कदम है फोन को खोलना और उसके मदरबोर्ड पर ISP पॉइंट्स ढूंढना। ISP यानी इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये वो छोटे छोटे तांबे के पॉइंट्स होते हैं जो हमें बिना चिप को निकाले सीधे उससे बात करने का रास्ता देते हैं। ये ISP पॉइंट्स ढूंढना भी अपने आप में एक कला है, खासकर नए मॉडल्स में तो। कंपनियां ने छुपा कर रखती है। बिल्कुल। कभी कभी तो शील्ड के नीचे या किसी कंपोनेंट के बगल में इतने बारीक होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखते भी नहीं। सही बात है। एक बार सही पॉइंट्स मिल गए तो फिर EasyJTAG बॉक्स से निकली तारों को बहुत सावधानी से इन पॉइंट्स पर जोड़ा जाता है। कौन कौन सी तारें? मुख्य तौर पर CMD, CLK, डेटा 0, GND यानी ग्राउंड और VCC की लाइनें होती हैं। एक भी टांका गलत लगा या कमजोर रह गया तो आगे का सारा काम रुक जाएगा। कनेक्शन हो गया, टांके लग गए। अब हम कंप्यूटर पर EasyJTAG का सॉफ्टवेयर खोलते हैं और उसमें फोन की स्टोरेज को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे कनेक्शन सही हैं तो सॉफ्टवेयर बता देगा कि हाँ 64 GB या 128 GB की चिप जुड़ी हुई है और वो बात करने को तैयार है। ठीक है, कनेक्शन हो गया, सॉफ्टवेयर खुल गया, चिप भी डिटेक्ट हो गई। अब वो कौन सा एक काम है, वो पहला नियम जिसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि ये बात हर नए मैकेनिक के दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहला, सबसे जरूरी और कभी न तोड़ने वाला नियम है बैकअप। बैकअप? हाँ,
कुछ भी छेड़ने से पहले उस फोन के मौजूदा बिगड़े हुए जीपीटी को पढ़कर यानी रीड करके उसका एक बैकअप अपने कंप्यूटर में सेव कर लो। चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो, उसका बैकअप लेना ही लेना है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर जीपीटी पहले से ही करप्ट है तो हमें खराब चीज का ही बैकअप क्यों ले रहे हैं? ये तो कूड़े का बैकअप लेने जैसा नहीं हुआ। इससे अच्छा किसी सही फोन की फाइल ही डायरेक्ट चढ़ा दें। यही वो सवाल है जो हर नया लड़का पूछता है, और यही वो गलती है जो वो करता है। अच्छा, देखो, हम कूड़े का बैकअप नहीं ले रहे हैं। जीपीटी भले ही करप्ट हो, लेकिन उसमें फोन की ओरिजिनल पहचान, उसका स्टोरेज साइज और कुछ खास पार्टीशंस की जानकारी होती है जो किसी और फाइल में नहीं मिलेगी। सोचो, अगर काम करते हुए तुमसे कोई गड़बड़ हो गई, तुमने गलती से किसी दूसरे मॉडल की जीपीटी फाइल चढ़ा दी, उस हालत में फोन जो शायद ठीक हो सकता था वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो ओरिजिनल, भले ही खराब जीपीटी का बैकअप है, तो तुम कम से कम फोन को उसकी पुरानी वाली हालत में वापस ला सकते हो। तुम्हारे पास वापसी का एक रास्ता खुला रहता है। मतलब ये एक सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, बिना बैकअप के कोई वापसी नहीं है, सीधा डेड एंड है। ये तुम्हारा सेफ्टी नेट है। सही बात है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। चलो, बैकअप ले लिया, अब हम असली बीमारी को पकड़ते कैसे हैं? उस बैकअप लिए हुए जीपीटी में हम देखते क्या हैं? बैकअप लेने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, यानी उसकी जांच पड़ताल करते हैं। EasyJetAC का सॉफ्टवेयर खुद ही उस नक्शे को खोलकर दिखा देता है। हम देखते हैं कि क्या कोई पार्टीशन जैसे मॉडम, परसिस्ट या EFS गायब तो नहीं है। ओके। या क्या किसी पार्टीशन का साइज अजीबोगरीब तो नहीं दिखा रहा। कई बार साइज 0 KB या कुछ भी उटपटांग दिखाता है। यहीं से बीमारी पकड़ में आती है। और एक बार बीमारी पकड़ में आ गई तो इलाज शुरू होता है, यानी सही जीपीटी फाइल चढ़ाना। यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है? यहाँ 2 बातें पत्थर की लकीर हैं। बताओ। पहली, जो नई जीपीटी फाइल हम चढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल उसी मॉडल की होनी चाहिए। ओके। अगर फोन सैमसंग M31 है तो जीपीटी भी M31 का ही होना चाहिए, M30 का नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरी और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, फाइल उसी स्टोरेज साइज की होनी चाहिए। अगर ग्राहक का फोन 64 GB वाला है तो जीपीटी फाइल भी 64 GB वाले मॉडल की ही होनी चाहिए। 128 GB वाली फाइल चढ़ा दी तो फोन वहीं खत्म। ये बहुत बड़ी गलती है जो नए लड़के अक्सर करते हैं। उन्हें लगता है मॉडल सेम है तो कोई भी फाइल चढ़ा दो, लेकिन 64 GB और 128 GB का नक्शा बिल्कुल अलग होता है। हाँ, और ये गलती माफी के लायक नहीं है। एक बार गलत साइज का जीपीटी चढ़ गया तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कोई किस्सा याद है? मुझे याद है, एक लड़के ने Redmi Note 8 Pro के 64 GB वाले फोन पर 128 GB की जीपीटी फाइल डाल दी थी। फोन ऐसा डेड हुआ कि दुनिया का कोई बॉक्स उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। चिप ही खराब हो गई। अरे बाप रे। इसलिए सही फाइल ढूंढना सबसे जरूरी काम है। सही फाइल मिलने के बाद उसे EasyJetAC सॉफ्टवेयर से राइट कमांड देकर फोन की मेमोरी पर चढ़ा दिया जाता है। चलो, अब जरा उन दिक्कतों की बात करते हैं जो काम करते हुए आती है। वर्कशॉप की असली बातें। नए लड़के अक्सर कहाँ फंसते हैं? सबसे आम समस्या, सब कुछ जोड़ दिया पर सॉफ्टवेयर में स्टोरेज ही डिटेक्ट नहीं हो रही। क्या करें? ये तो समझो इस काम का हेलो वर्ल्ड है। हर नया लड़का यहाँ फंसता है। मैं भी फंसा था। सच है? हाँ, एक बार मैं 3 घंटे तक एक फोन पर परेशान रहा। सॉफ्टवेयर बदला, बॉक्स बदला, बाद में पता चला कि GND का टांका बस PCB के पेंट पर लगा था, सोल्डर हुआ ही नहीं था। अच्छा। तो हाँ, 99% मामलों में गड़बड़ तुम्हारे टांकों में ही होती है। इसका समाधान है, मल्टीमीटर उठाओ, उसे कंटिन्यूटी या बीप मोड पर डालो। एक तार को मदरबोर्ड के किसी भी ग्राउंड पॉइंट पर रखो और दूसरी से एक एक करके CMD, CLK, डेटा 0 के टांकों को चेक करो। अगर बीप नहीं आ रही, मतलब कनेक्शन में लोचा है। एक एक टांका बारीकी से देखो, कहीं ड्राई सोल्डर तो नहीं है या बगल वाले पॉइंट से शॉर्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो स्टोरेज डिटेक्ट हो गई, पर जब हम जीपीटी को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फेल हो रहा है, बार बार एरर आ रहा है। तब जीपीटी रीड फेल होने के 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, डेटा 0 वाली लाइन का टांका कमजोर है, डेटा ठीक से आ जा नहीं पा रहा। ओके। दूसरा कारण हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में जो कम्युनिकेशन की स्पीड सेट है वो बहुत ज्यादा है। हर चिप तेज स्पीड पर काम नहीं करती, खासकर जो थोड़ी पुरानी हो। अच्छा, स्पीड भी मैटर रहती है। हाँ, वो इतनी तेजी से डेटा नहीं दे सकती जैसे कोई बुजुर्ग आदमी दौड़ नहीं सकता। इसका इलाज है कि पहले डेटा 0 का टांका माइक्रोस्कोप में दोबारा चेक करो और फिर सॉफ्टवेयर में स्पीड को 24 मेगाहर्ट्ज से घटाकर 12 मेगाहर्ट्ज या और कम करके दोबारा कोशिश करो। ज्यादातर मामलों में काम बन जाता है। और वो सबसे डरावना सीन, जीपीटी राइट करने के बाद फोन जो पहले सिर्फ डेड था अब कंप्यूटर से पोर्ट भी नहीं बना रहा।
एकदम पत्थर हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो कि 100% गलत जीपीटी फाइल चढ़ा दी गई है। ओह, या तो मॉडल गलत था या स्टोरेज का साइज। इसीलिए मैंने कहा था कि बैकअप लेना क्यों जरूरी है। अब फौरन अपने उस ओरिजिनल बैकअप को वापस राइट करने की कोशिश करो। अच्छा, पुराना वाला बैकअप? हाँ, अगर किस्मत अच्छी हुई तो फोन पुरानी हालत में वापस आ जाएगा और तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूं, बैकअप ही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। कोई असल किस्सा याद है ऐसा जहां किसी मुश्किल केस में इसी तरीके से जान डाली हो? अरे बहुत है। मुझे याद है एक बार एक OnePlus का फोन आया था जो 6 महीने से शहर की कई दुकानों पर घूम कर आया था। सबने जवाब दे दिया था कि इसकी चिप खराब है, मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा। हमने ISP लगाकर चेक किया तो EasyJ टैग में पता चला कि उसका परसिस्ट पार्टीशन ही गायब था। नक्शे से एक पूरा शहर ही गायब था। बाप रे! हमने उसी मॉडल और स्टोरेज साइज की सही जीपीटी फाइल नेट से ढूंढी, उसे राइट किया और फिर पूरा फॉर्मवेयर फ्लैश किया। यकीन मानो 15-20 मिनट के काम में वो 6 महीने से डेड पड़ा फोन ऑन हो गया। वाह! ग्राहक की खुशी देखने लायक थी। वो छोटी सी जीपीटी फाइल की कीमत उस दिन समझ आई थी। वाह, यही होती है असली कारीगरी। अच्छा, एक और सवाल। मान लो जीपीटी हमने सही चढ़ा दिया, वेरीफाई भी कर लिया कि सारे पार्टीशन सही साइज के साथ अपनी जगह पर हैं, लेकिन फोन अब भी चालू नहीं हो रहा, तब गड़बड़ कहाँ है? ये एक अच्छा और बहुत जरूरी सवाल है। देखो, जीपीटी का काम सिर्फ जमीन के प्लॉट काटना था, नक्शा बनाना था। ठीक है, उसने अपना काम कर दिया। अगर अब भी फोन चालू नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि अब उन प्लॉट्स पर मकान बनाना बाकी है। मतलब फर्मवेयर? बिल्कुल, यानी पार्टीशंस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी फर्मवेयर डालना बाकी है। अब EasyJ टैग का काम खत्म और फ्लैश टूल का काम शुरू। ओके। अब उस फोन पर उसके मॉडल की सही फर्मवेयर फाइल से दोबारा फ्लैशिंग करो, क्योंकि अब नक्शा सही है तो फ्लैशिंग फेल नहीं होगी और 99% केस में फोन चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई, पूरी कहानी का निचोड़ ये निकलता है, पहला, काम शुरू करने से पहले हमेशा ओरिजिनल जीपीटी का बैकअप लो, चाहे वो कैसा भी हो। हाँ। दूसरा, मॉडल और स्टोरेज साइज का ध्यान रखो, इसमें कोई समझौता नहीं। गूगल पर 10 बार कंफर्म करो लेकिन गलत फाइल मत उठाओ। और तीसरा, इस काम में जल्दबाजी मत करो। बिल्कुल। एक एक टांका, एक एक क्लिक ध्यान से करो। ये सर्जरी करने जैसा है, हड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। अगर ये जीपीटी की कहानी किसी के दिमाग में सही से बैठ गई तो उसके लिए डेड फोन में जान डालना बहुत आसान हो जाएगा। जो बंदा EasyJ टैग प्लस को सही से चलाना सीख गया, वो इस लाइन में कभी मार नहीं खाएगा। सही। उसके पास हमेशा काम रहेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले तो बहुत हैं, लेकिन चिप लेवल पर काम करने वाले कारीगर कम हैं। यही वो हुनर है जो तुम्हें बाकियों से अलग खड़ा करेगा। सही कहा। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि सही जानकारी और सही औजार हो तो कोई भी फोन पूरी तरह से डेड नहीं होता। हाँ, बस उसे ठीक करने का तरीका पता होना चाहिए। वो मुर्दा नहीं होता, बस कोमा में होता है। उसे जगाना हमें आना चाहिए। चलो, इस बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात ये है, अगर जीपीटी सिर्फ एक नक्शा है और हम उस नक्शे को ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि फोन के डेड होने के बाद भी ग्राहक का सारा डेटा, उसकी तस्वीरें, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके मैसेजेस उस स्टोरेज चिप में वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है, बस उस तक पहुंचने का रास्ता टूट गया था। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस डेटा को वापस निकालना भी मुमकिन है, भले ही फोन चालू ना हो रहा हो?